हेलो एवरीवन। आज पॉलिटी की सीरीज का सेवेंथ चैप्टर देखेंगे। जैसा कि हम अभी तक सिक्स्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत का। और हमने प्रॉमिस किया है आपको लक्ष्मीकांत पूरी फ्री में पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ विद एग्जाम्पल के साथ, इजी लैंग्वेज में, डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल यूज होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, आर्टिकल 12 टू 35 क्या दिया गया है, यूएसए से क्या हमने लिया, और क्यों फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और किस तरह से फंडामेंटल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दिखाता है। ये सब देखेंगे कि इक्वल राइट एवरीवन को मिले, क्यों फंडामेंटल राइट को क्यों राइट टू लैंड की जो राइट टू प्रॉपर्टी का था उसे फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे लीगल राइट घोषित कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब तक जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं वो सारे आपसे शेयर किए हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हम रील डालते हैं, टेलीग्राम पर भी हम नोट्स डालते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि इसकी एल्गोरिथम में हम तेज़ी से आ सकें। हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं हैं जो तो आपको हम फ्री में बूस्ट करके आप तक वीडियो पहुँचा पाएँ, क्योंकि जो बूस्ट करने के लिए भी यूट्यूब पर पैसा लगता है। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? देखो, किसी भी कंट्री में सिटीजन्स को कुछ राइट्स मिलते हैं। अब सिटीजन्स के ये राइट्स जो होते हैं, ये हर किसी के लिए अलग-अलग होते हैं। देखो, अगर साउथ अफ्रीका में जाओगे, तो वहाँ के फंडामेंटल राइट्स अलग होंगे। यूएसए में जाओगे, तो वहाँ के फंडामेंटल राइट्स अलग होंगे। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, वो गवर्नमेंट की एग्ज़ीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग की मनमानी को कंट्रोल करने के लिए, उनके अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए, उनको मतलब रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये जो राइट्स हैं सिटीजन्स के लिए लाए जाते हैं। और कुछ राइट्स जो होते हैं नॉन सिटीजन्स जो होते हैं, मतलब फॉरेनर्स जो होते हैं, उनको भी मिलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि हर पर्सन को बोलने का अधिकार है, वो अपने कहीं भी बिज़नेस कर सकता है, पूरे इंडिया में कहीं भी रह सकता है और कहीं भी एजुकेशन के लिए जा सकता है। किसी को भी कास्ट के बेसिस पर, रिलिजन के बेसिस पर आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी है वो किस तरह से फंडामेंटल राइट से अबॉलिश कर दिया गया, फिर 300 ए के अंदर उसे लीगल राइट घोषित किया गया। तो ये 2 चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट रखने की हैं कि ये पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं और कहाँ से इंस्पायर्ड है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंस्पायर्ड हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है? पार्ट 3 को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का क्या मतलब है। अगर आप मैग्ना कार्टा को देखोगे तो क्या हुआ था, इंग्लैंड में 1215 में किंग की जो अथॉरिटी है उसे कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाया गया था। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैग्ना कार्टा 1512 में इंग्लैंड में रिटन डॉक्यूमेंट लाया गया था। इसमें क्या बताया गया था कि आर्बिट्रेरी जो पावर होती है किंग के पास, उससे उसको कंट्रोल किया जाए और जो सिटीजन्स हैं उनको राइट दिया जाए। जैसे आप मान लो कि आज किंग कहीं से सफर कर रहे हैं, मान लो किसी भी दिल्ली की कोई भी चांदनी चौक से निकले। अब लोगों ने कहा कि ये कोई स्पेशल पर्सन है या फिर इनके पास ह्यूमन ब्लड नहीं है, जो ये जो है इनके लिए स्पेशल जगह दी जा रही। तो इसलिए क्या किया गया कि हर किसी को सेम ट्रीट किया जाए। तो किंग की अथॉरिटी ठीक है, चलो ये अथॉरिटी रखते हैं, ठीक है, मगर क्या ये सबको, बीमार आदमी को भी रोक सकते हैं रास्ते पर जाने से? तो इस तरह से रिटन डॉक्यूमेंट लाया गया जिससे क्या हो सके, आर्बिट्रेरी पावर किंग की कंट्रोल की जा सके। ये आपको पता होना चाहिए, और सिटीजन्स को कुछ गारंटी राइट दिए गए। तो हमारे इंडिया में जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये लिमिट करते हैं पावर ऑफ स्टेट और एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल स्पीच दे सकते हैं, इंडिविजुअल के पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, तो वो डिस्कस कर सकते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस तरह की
जो राइट है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात क्यों मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसमें क्या है? सुपरमेसी ऑफ राइट्स है ओवर अथॉरिटी। आपके अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, राइट्स का कंट्रोल ज़्यादा है। जैसे क्या होता है पार्ट 3 के अंदर क्या दिया? मतलब पार्ट 3 किस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है? लेजिस्लेटिव और एग्ज़ीक्यूटिव पावर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से आज समझ लो कि धारा 144 कहीं लागू कर दी गई। किसके द्वारा? डीएम के द्वारा। डीएम ने कहा धारा 144 हम इस डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हैं, कोई भी पर्सन अपने घरों से नहीं निकल सकता। अब क्या है फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि आप जो है कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर याचिका दे सकते हैं कि ये जो धारा 144 लगाई गई है, तो ये मनमानी तो नहीं है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस तो नहीं है, कहीं अपोजिशन को दबाने के लिए तो नहीं है, कहीं राइट्स को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके पास पावर होती है कि आर्टिकल जो ये बीएनएस की पावर है 144, अब तो ये बदल गया है बीएनएस की ये सेक्शन। अब क्या है इसकी जगह दूसरे सेक्शन आ गए, तो इसमें ये चीज बताई गई है कि किस तरह से कोर्ट के पास पावर है कि राइट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए इन कंपैरिजन टू कंट्रोल। जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पर आजकल बहुत बैन लगाया जाता है, जरा सा भी दंगा होता है तो इंटरनेट पर बैन लगा दिया जाता है। तो इसमें बिजनेस कम्युनिटी का क्या कहना है कि हमारा ऑनलाइन बिजनेस रुक रहा है, एजुकेशन स्टूडेंट्स का क्या कहना है हमें ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सुपरमेसी ऑफ राइट और अथॉरिटी को कंट्रोल करना। ये सारे एग्जाम्पल थे जो मैंने बताए। आप केशव नंदा भारती केस 1973 का बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो केशव नंदा भारती केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सारे फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उन्हें पार्लियामेंट के द्वारा एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। मतलब फंडामेंटल राइट को आप एब्रोगेट कर सकते हो, कुछ में अमेंडमेंट ला सकते हो, प्रियम्बल को बदल सकते हो, मगर आपके पास ये अधिकार नहीं है कि सारे राइट को हटा हटा दो। जैसे राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, कैसे आप उसको हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। तो केशव नंदा भारती केस में क्या हुआ, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आई। इस डॉक्ट्रीन में बताया गया कि किस तरह से आप फंडामेंटल राइट को यूज कर सकते हो और किस तरह से फंडामेंटल राइट के थ्रू अपने राइट को गेन कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाकर। ठीक है, आगे चीज क्या बताई गई है, क्यों मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये क्या करता है, लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी को ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। जैसे आर्टिकल 14 इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ की परिभाषा देता है, ये सब हम पढ़ेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? जैसे दो लोग हैं, एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है, तो दोनों लोग क्या है, लॉ की नजर में समान है, इक्वल है। आप भी यहीं खड़े होगे अमीर आदमी और गरीब आदमी भी यहीं खड़ा होगा। तो इस तरह से क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। मगर क्या हुआ कि इस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और आया। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 21 से हमने लिया है और ये एक्चुअली क्या है, यूएसए से इंस्पायर्ड है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं रिटन नहीं है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है मेनका गांधी के केस से निकल कर आया। इसमें क्या है कि आप केस की स्थिति देखेंगे। जैसे क्या है, मेनका गांधी को 1978 में विदेश जाने पर बैन लगा दिया गया था। जब फॉरेन जाने पर बैन लगा दिया गया तो इस केस में मेनका गांधी जी जो है सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है, आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको बाहर जाने का अधिकार है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है कि सिचुएशन को देखते हुए वर्डिक्ट दी जाएगी। किसी ने कोई क्राइम क्यों किया है, क्या रीजन है चोरी करने का, ये उस टाइम की सिचुएशन को देखा जाएगा। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमको पता ही है और इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ मैंने बता दिया। आर्टिकल 22 आर्बिट्रेरी अरेस्ट को रोकता है। जैसे क्या होता है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं पॉलिटिशियंस के कहने पर किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उनकी पिटाई करवाते हैं। ये फिल्मी केस भी कह सकते हैं और रियल लाइफ भी एग्जाम्पल है। तो इस केस में क्या किया जाता है, आर्टिकल 22 के अंदर उस बंदे को अधिकार है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कह सकता है मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, मगर उसको एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीसरी बात होगी। चौथी क्या है, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है हमारे
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि जस्टिस जुडिशियली इन्फोर्सेबल क्या होते हैं। देखो राइट्स जो होते हैं ये जुडिशियली इन्फोर्सेबल हैं। जैसे मान लो आप कहीं पर टेंट बनाकर रह रहे हो बहुत ठंड में और उसके आसपास कोई एरिया नहीं है जहां आप रह सकते हो। तो ये क्या है, एक राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट है। अब ये आर्टिकल 21 का पार्ट हो गया तो ये फंडामेंटल राइट हो गया। जब ये फंडामेंटल राइट हो गया तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली इसे इन्फोर्स कर सकता है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट है और इसीलिए आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आर्टिकल 32 को आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा है किसने, अंबेडकर साहब ने। ये आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस चीज को हार्ट एंड सोल कहा है, आर्टिकल 32 को। इसमें क्या है, डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये कुछ पावर प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को और इंडिविजुअल्स को। आगे क्या बताया गया है कि मैग्ना कार्टा क्या फंक्शनिंग ऑफ इंडिया किस तरह से करता है। एग्जाम्पल देख लो, मैंने आपको बता ही दिए। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 आया 2009 में। एक्ट आया कि एजुकेशन एक्सेस पुअर को जरूर होना चाहिए और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 20% जो है गरीब लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए एडमिशन में। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड की गई और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 226 जो है आपका हाई कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट के पास ज्यादा ब्रॉडर पावर होती है। आपको क्यों बताना है, क्या रीजन होता है, आर्टिकल 226 के अंदर जो क्या बोलते हैं रिट होती है, रिट के अंदर इसकी हाई कोर्ट को क्यों ज्यादा पावर है, ये आपको क्यों बताना है। अगर क्यों बताओगे तो आपका माइंड खुद ब खुद डेवलप होगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूलाइज करता है लिबर्टी को, इक्वलिटी को और रेस्ट्रिक्ट करता है स्टेट की आर्बिट्रेरीनेस को और एम्पावर करता है सिटीजन को। तो यहाँ पर ये चीज हमने देखी, ये चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। तो इस तरह से क्लियरिटी से पढ़ोगे तो चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है बहुत इलोबरेट है, जबकि यूएसए में ये जो है बहुत ही कम शब्दों में इन्हें सीमित किया गया है। तो ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। आगे क्या बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट है किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वलिटी क्या है, कास्ट के बेस पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, रिलीजियंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जा सकता, लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इक्वलिटी प्रमोट करता है। कुछ फॉरेनर्स को आपने देखा होगा 14, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है इंडियंस के लिए है केवल। 14 शायद नहीं है, इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, आप देख लेना। तो ये जो है केवल इंडियंस के लिए है। तो क्या है, इसमें एक चीज़ ये पता चलती है कि फॉरेनर्स को भी कुछ राइट हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू लाइफ हो गया 22 और राइट टू 22 के अरेस्ट के अंदर आप रिट्स दे सकते हैं, ठीक है? और आगे क्या बताया गया है, फंडामेंटल राइट प्रमोट करता है इक्वालिटी को, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, प्रमोट आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, आप यहां समझ लो इस पैराग्राफ का मतलब हर कोई इक्वल है, फंडामेंटल राइट उसको प्रोवाइड है और सम केसेस में जो राइट है फॉरेनर्स को प्रोवाइड है, जैसे राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ। एग्जाम्पल देख लो, इंडियन सिटीजन और फॉरेन टूरिस्ट जो है अंडर आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। इक्वालिटी और डिग्निटी है इंडिविजुअल को। आर्टिकल 17 के अंदर क्या है, अबॉलिश किया गया अनटचेबिलिटी, जो दलितों के साथ जो भेदभाव होता था, अनटचेबिलिटी होती थी अपर कास्ट के द्वारा, उसको जो है मिनिमाइज किया गया। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या बताया गया, डिक्टेटरशिप और आर्बिट्रेरीनेस को ये शील्ड करते हैं। फंडामेंटल राइट देखा होगा, इमरजेंसी के केस में इंदिरा गांधी के टाइम पर बहुत सारे लोगों को बिना जुडिशियल एक्टिविज्म के, बिना जुडिशरी के सुने जेलों में डाल दिया गया। तो इस केस में क्या हुआ, राइट एज अ क्रूशियल टू प्रिवेंट अथॉरिटेरियन, मतलब इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा इन्फोर्समेंट दिया। केशव नंदा भारती केस के बाद इसमें और ज्यादा इन्फोर्समेंट देखने को मिला और 44th अमेंडमेंट आया, उसने क्या है फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, अब क्या है, अदर चीज क्या बताई गई है, इन पैराग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, दोबारा से पढ़ लेंगे इसे। लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट पावर को लिमिट करता है। अगर आप फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसको बैन लगा सकता है। मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने
या फिर हमारी पार्लियामेंट ने कोई बिल लाया और उस बिल के अंदर क्या बताया गया कि आपको इस एरिया में जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि यहाँ पर एमपीज़ जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट से पूछेगा कि भाई ऐसा बिल आप क्यों लाए हो जिससे आम आदमी नहीं जा सकते हो, केवल आपको जाने का अधिकार है। तो इसको एब्रोगेट मतलब इसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जाता है, ऑथोरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल को प्रिवेंट किया जाता है और गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर स्टेबलाइज़ की जाती है, ना कि मैन की। गवर्नमेंट जो है लॉ की होना चाहिए, ठीक है? ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, मोरल और स्पिरिचुअल, ताकि आप रिलीजियस भी रहें, स्पिरिचुअल भी रहें और आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप हो, ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट प्रोटेक्ट किए गए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी है 14 से लेकर 18 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू फ्रीडम 22 से लेकर 19 से लेकर 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन की बात की गई है 25 से 28 में, कल्चरल और एजुकेशन राइट 29 से 30 में, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है आर्टिकल 31 में, जिसे 44th अमेंडमेंट के तहत अबॉलिश कर दिया गया है। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बच्चे समझने लगते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अमेंडमेंट के तहत इसको अबॉलिश किया गया, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात की गई है। तो यहाँ पर आगे क्या बताया गया है? अगर आप आगे देखेंगे तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में और 1978 में क्या गया, राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया। उसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 ए के अंदर। अच्छा, आप ये बात बता सकते हो लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है? ये अगर आप बता दोगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं फ़ोन पे की सहायता से उसको इनाम ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है? तो ये हमने डिस्कस किया सारी चीज़ें और हमने देखा कि किस तरह से ये डिफरेंस है और फंडामेंटल राइट का चैप्टर स्टार्ट किया। कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम में आ जाते हैं हम लोग। हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है कि आपके लिए स्पेशल एडिटेड और टॉप क्लास वीडियो ला पाएँ। जो पढ़ा रहे हैं हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको बुकिश नॉलेज हो पाए। जितना ज़्यादा आप बुक से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो एडिटेड होती हैं, फिर आपको वो चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम बुक से पढ़ा रहे हैं। लक्ष्मीकांत के 7th चैप्टर पे पहुँच चुके हैं। आगे धीरे-धीरे इस लक्ष्मीकांत को हम खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस।